तो हमारी रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे संसद से लेकर सड़क तक आज क्या रहा, कांग्रेस डे रहा। ये बात अलग है कि आज कांग्रेस के लिए ब्लैक फ्राइडे है। सुबह से ही कांग्रेस पार्टी फुल एक्शन में दिखाई दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी है। संसद में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसद काले कपड़े पहनकर पहुंचे तो सड़क पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने माहौल जमाया। सड़क पर बैठकर पंजा भी लड़ाया। पुलिस से गहमा गहमी भी हुई, गुत्थम गुत्था भी हुई, हिरासत में भी लिए गए। कई जगह पानी की बौछार भी हुई। दिल्ली से लेकर जयपुर और चंडीगढ़ तक ज्यादातर जगहों पर लोगों ने कांग्रेस नेताओं को ब्लैक गेटअप में देखा और शायद ज्यादातर नेताओं को पहली बार ऐसे देखा होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने सुबह व्हाइट शर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके कुछ रिएक्शंस अभी आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखे। शुरुआत महंगाई और जीएसटी के साथ हुई, लेकिन इसके बाद उनके बयानों में हिटलर, तानाशाह, आरएसएस वगैरह वगैरह सब आए। इसलिए बीजेपी ने पलटवार किया कि ये ब्लैक फ्राइडे महंगाई पर नहीं, ईडी से परिवार को बचाने के लिए था। बीजेपी ने यह कहा और कहा जेल से बचाने के लिए कांग्रेस सड़क पर है। यह प्रदर्शन नहीं था, बीजेपी कह रही है ये परिवार प्रोटेक्शन प्लान का हिस्सा था। और इसीलिए आज की हमारी ये बड़ी बहस इस सवाल के साथ है, क्या ईडी से डर की वजह से सड़क पर, जैसा कि बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, काले कपड़ों से क्या काले बादल छट जाएंगे? और साथ ही मुद्दा महंगाई है या फिर जो बीजेपी के आरोप है ईडी और सीबीआई है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी, बीजेपी का सबसे बड़ा पहला काउंटर जो कांग्रेस पार्टी द्वारा, राहुल गांधी द्वारा कई बड़ी बातें कही गई। उन्होंने महंगाई को लेकर बात की, उन्होंने हिटलर, तानाशाह, डिक्टेटर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन बीजेपी ये कह रही है दरअसल आपकी लड़ाई महंगाई नहीं, आपकी लड़ाई तो ईडी और सीबीआई के लिए थी। बिल्कुल गलत कह रही है भाजपा जो है। देखिए, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। ये ईडी या सीबीआई नहीं, ये तो संस्थाओं का जो दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संविधान में नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए हैं। आप उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उन संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म कर रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है, वो एक अलग कार्यक्रम है। आज महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से सुरक्षा के मुंह की तरीके से महंगाई फैलती जा रही है, बेरोजगारी आसमान की तरफ जा रही है। कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में आज एक आध व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। और महंगाई से घर सबका बजट बिगड़ गया है। यहाँ तक कि जो मध्यम वर्ग जिसके मोदी जी डार्लिंग थे, वो वर्ग भी आज करा रहा है, दिल में सोचता है ये क्या सब कुछ हो रहा है करके। तो ये सब चीजें हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस अपने राजनीतिक कर्तव्य को भी, सामाजिक कर्तव्य को भी और नागरिक कर्तव्य को भी पूरा कर रही है। उसके खिलाफ हमारा हल्ला बोल है। और हमने जिलाधिकारियों के कार्यालय से लेकर के राजभवनों के घेराव से लेकर के प्रधानमंत्री के घर तक भी पहुंचे और राष्ट्रपति महोदय के पास भी हम एक पत्र लेकर के हमारे सांसद जाना चाहते थे। आरोप लग रहे हैं सर, आप कह रहे हैं कि आपका ये प्रदर्शन है तमाम समस्याओं के खिलाफ, लेकिन आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो यही कह रहे हैं इस वक्त कि ये तो आप गांधी फैमिली को बचाने के लिए सड़क पर हैं, लड़ाई देश के लिए नहीं, एक परिवार के लिए है। ये आरोप आपकी पार्टी पर है। आप अपने चैनल के माध्यम तक उन तक ये पहुंचा दीजिए कि आप महंगाई घटा दीजिए, बीजेपी के आप महंगाई घटा दीजिए, जीएसटी हटा दीजिए। और आप चाहो तो ईडी के वहां जो है 10-5 और लोगों को भी बुला लो। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो बुलाया है, कुछ और लोगों को भी बुला लो। हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। ईडी से वो डरेंगे जिन्होंने कुछ गलत किया हो। अरे हमने राष्ट्रीय आंदोलन के एक न्यूज पेपर को, एक संस्था को बचाने के लिए कुछ कदम उठाया है और विधि सम्मत तरीके से उठाया है। एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाई है जिसमें एक नए पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जब पैसे का लेन देन ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? मगर एक कल्पना है भाजपा की जो है, हमें उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन हमको चिंता महंगाई की है। ये जीएसटी घटा दें और गरीब के पेट पर जो लात पड़ रही है वो लात न पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन राहुल गांधी, ये बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। एक तरफ आप कहते हैं आपका ये जो प्रोटेस्ट है, आपका जो प्रदर्शन है वो महंगाई के खिलाफ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ मेमोरी, वो हिटलर, तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस को इस बहस में ले आते हैं। एग्जैक्टली ये लड़ाई है क्या सर?
एक बात समझिए, आप एक राजनीतिक दल को अपने हेडक्वार्टर में आने से रोकते हैं। हमारे कांग्रेस का दफ्तर छावनी बना दिया गया पुलिस की चारों तरफ, हजारों हजार पुलिस लगा दी गई है। ये पहली बार हो रहा है एक राजनीतिक दल के ऑफिस को आप सीज कर रहे हैं। ये भी एक अखबार को, हमको ईडी इत्यादि से कोई मतलब नहीं है, आप हमने कुछ गड़बड़ कर रखी है, हमको सबको जेल में डाल दो। लेकिन जो है आप एक अखबार के दफ्तर को कैसे सीज करते हैं? अंग्रेजों ने किया था 1942 में नेशनल हेराल्ड को, उसको सीज जो है, और उसके बाद ये अंग्रेजों की बोली बोलने वाले लोगों ने आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सीज कर दिया। तो ये है बुनियादी सवाल जो राहुल जी ने कहा है, डेमोक्रेसी इज इन पेरिल। डेमोक्रेसी आज खतरे में है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खतरे में है, बहुदलीय प्रणाली खतरे में है। ये बड़े सवाल हैं जिस पर भारत को विचार करना पड़ेगा। और साथ साथ गरीब का पेट खतरे में है, नौजवान का भविष्य खतरे में है, और यदि हम नहीं उठाते इस बात को, उसके लिए सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है, इनके द्वारा जेल और थानों में बंद होने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी अपनी जो है जो पार्टी है। रावत जी, जो सवाल मैं पूछ रही थी इसका जवाब यही हुआ ना कि आज का प्रदर्शन सिर्फ महंगाई पर केंद्रित नहीं था। ये महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, उस पर जीएसटी से जो जिस तरीके से लोगों का गला घोंटा जा रहा है, आप पैसे की वसूली के लिए जीएसटी को इस्तेमाल करके अर्थव्यवस्था का गला घोंट रहे हैं, गरीब का गला घोंट रहे हैं। और जिस तरीके से अग्निपथ जैसी योजनाओं से आपने नौजवानों के भविष्य के सामने सारे विशेष पे ले आए हैं। मैं दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट दर पॉइंट आप जो आरोप लगा रहे हैं, राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। अभी आपने कहा कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, देश में सर्वदलीय बहुदलीय माफ कीजिएगा प्रणाली जो है वो खतरे में है। राकेश सिन्हा, लोकतंत्र खत्म हो गया है, राहुल गांधी भी कह रहे डेमोक्रेसी इज अ मेमोरी, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और सरकार पर। देखिए यदि भ्रष्टाचार से लड़ना, वंशवाद से लड़ना, लोकतंत्र का खत्म होना होता है तो ये कांग्रेस के शब्दकोश में ऐसा होगा। लोकतंत्र के शब्दकोश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग करना लोकतंत्र की जड़ को समृद्ध करने जैसा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कांग्रेस की गिरावट कैसे हुई है उसकी मैं सूचकांक बताता हूं और ये इस बात का इनकार नहीं कर पाएंगे। 1957 में और किसी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू के स्वयं सन इन लॉ यानी दामाद फिरोज गांधी ने लोकसभा में मुद्रा का मुद्दा उठाया, मुद्रा केस उठाया जो फेमस है, एलआईसी में हुए घोटाले को उठाया। और वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू के परिवार के थे। टीटी कृष्णाचारी फाइनेंस मिनिस्टर थे जो संविधान सभा के सदस्य थे, ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। और टीटी कृष्णाचारी को इस्तीफा देना पड़ा, देवदत्त मुद्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। यह था स्वरूप। आज वह कांग्रेस भ्रष्टाचार के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। उस सत्याग्रह शब्द का यदि सबसे बड़ा दुरुपयोग जब से सत्याग्रह शब्द पैदा लिया है, जब से ये शब्द उपजा है, वह आज हो रहा है। नेशनल हेराल्ड कोई हमारे आम लोगों की कंपनी नहीं थी, एक सार्वजनिक कंपनी थी और इसकी स्थापना नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस कंपनी का 2000 करोड़ का शेयर को आपने एक अलग कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर दिया, 80% शेयर अपने आप ले लिया और कहते घोटाला नहीं हुआ। तब तो इतने एनजीओ को जो पकड़ा गया वो गलत पकड़ा गया। एक बात मैं बता देना चाहता हूं, संसद सदस्य होना, मंत्री होना या किसी बड़े संवैधानिक पद पर होना आपको भ्रष्टाचार से इम्यूनिटी नहीं देता, छूट नहीं देता है। और यह कहना एक और तर्क मैं एक और छोटी सी बात इसे पूरा कर दूं। संसद में एक और तर्क दिया गया कि संसद चल रहा है और संसद सदस्य को ईडी की नोटिस आ रही है, तो क्या संसद चलते समय हमको पूरी छूट मिल जाती है, हम सब तरह की आर्थिक अनियमितताएं करें, हमें चूंकि नोटिस नहीं मिलेगा। जब भी आप भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त कि राहुल गांधी उनको ईडी की नोटिस जाएगी, उनको गिरफ्तार आप सत्याग्रह का और गांधी का अपमान कर रहे हैं, ये आरोप बीजेपी। पहली बात यह है जी, मैं पहले तो जो लास्ट बात हमारे दोस्त ने कही मैं उस पर कहना चाहता हूं। हमको आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बुलाया, उन्होंने जो है वो गए, इसमें कहीं कोई वो नहीं है, मगर पार्लियामेंट जिस समय चल रही है वो लीडर अपोजिशन है, आप उस समय जो है उनको 5-7 दिन अपने कर्तव्य को में बाधा क्यों डाल रहे?
आप बाद में भी बुला सकते थे ईडी। तो ईडी पे क्या ऐसा दबाव था कि पार्लियामेंट के दिनों में ही जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जो लीडर अपोजिशन है उनको बुलाया गया। नंबर 1, इससे एक संदेश देना चाहते थे, कोई कितना ही बड़ा हो, कैसा ही समय हो, हम जो है जैसा चाहेंगे। ये आर्म ट्विस्टिंग है एक प्रकार से, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरी बात जो है, जो आपने कही कि 1967 का उदाहरण दिया राकेश जी ने, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि क्योंकि मैं जानता हूं हमारे सिन्हा साहब जो हैं कम से कम अब इन लोगों को गांधी जी याद आने लग गए हैं। ये गांधी जी का नाम ले रहे हैं और इनको फिरोज गांधी भी याद आ रहे हैं, इनको 1967 का प्रकरण भी याद आ रहा है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पेपर को, एक ऐतिहासिक धरोहर को, जो आजादी के दिनों की धरोहर है, उस धरोहर की रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए नेशनल हेराल्ड की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसलिए, और उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनका पेमेंट आदि करने के लिए 10 साल के अंदर, लेकिन आपने जो सर आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगाया 90 करोड़ रुपया दिया। मैं एक सेकंड, एक बार जवाब ले लीजिए। आपको जवाब देना चाह रहे हैं आर्म ट्विस्टिंग पे, मैं वापस आपको मंच दूंगी सर। आपको बात करने के लिए बुलाया, आप जवाब लीजिए। आप आर्म ट्विस्टिंग का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, राकेश सिन्हा आपको जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आपका पक्ष। राकेश सिन्हा जी, देखिए, एक सीधी सी बात है कि सरकार ने इस पर केस फाइल नहीं किया था, इस पर स्वतंत्र रूप से किसी ने पीआईएल फाइल किया, कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया। अब कोर्ट के अब यदि न्यायालय पर विश्वास नहीं करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। न्यायालय ने कॉग्निजेंस लेकर आपको सजा, आप तो दोनों सोनिया जी और राहुल जी तो बेल पे हैं और उसके बाद कोर्ट के निर्देशन में सब जांच हो रही है। आप 2000 करोड़ को सामान्य समझते हैं? अखबार के नाम पर, अखबार को आपने किसने बंद किया? यशपाल कपूर उससे जुड़े हुए थे, को नेहरू गांधी परिवार के थे। नेशनल हेराल्ड का इतिहास तो जान लीजिए। वहां के एम्प्लॉयज को आपने पैसा नहीं दिया, सारा पैसा 80% शेयर सोनिया जी, राहुल जी अपने परिवार के नाम पर कर लिया। आप यदि कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सोनिया जी की संपत्ति हो सकती है, आप बन सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक धन को सोनिया गांधी, राहुल गांधी अपनी संपत्ति बनाएंगे, कानून अपना काम करेगा। व्यवसायी कहेगा बीजेपी कह रही है कानून अपना काम कर रहा है, आप इसमें राजनीतिक प्रतिशोध क्यों ढूंढ रहे हैं? ठीक है सर, ठीक, प्लीज जवाब लीजिए। हरीश रावत ये कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध का इस्तेमाल, प्रतिशोध का बहाना बना रहे हैं। राकेश जी भाजपा के उस सिस्टम के एक हिस्सा हैं जो सिस्टम आज महंगाई, बेरोजगारी और जनता के सवालों से ध्यान हटाना चाहता है, इसलिए बार बार नेशनल हेराल्ड को ला रहे हैं। मैं उसका भी इनको उत्तर देने के लिए तैयार हूं। इनसे एक बात पूछ दीजिए कि क्या जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति है, जिसको एसोसिएटेड जर्नल की जो संपत्ति है 2000 करोड़ ही सही, 2500 करोड़ सही, क्या उनमें से कोई संपत्ति अभी तक बेची गई है? कोई पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है? जो यंग इंडिया है, यंग इंडियंस है जो कंपनी, वो टेक्निकली नहीं लीगली जो है वो एक नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी है। उसका कोई भी डायरेक्टर कितना ही बड़ा शेयर उसका हो, वो एक नया पैसा उससे निकाल नहीं सकता है, डिविडेंड नहीं ले सकते हैं, किसी तरीके का कोई वेतन नहीं ले सकते, किसी तरीके का खर्चा नहीं ले सकते हैं। आप ये मुझको बता दें कि कोई पैसे का आदान प्रदान हुआ? असल में सिन्हा साहब और इनके स्कूल को तकलीफ इस बात की है कि नेशनल हेराल्ड जो जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ा हुआ है, ये चाहते थे कि उनकी स्मृति से जुड़ा हुआ वो अखबार हमेशा के लिए दफन हो जाए। ठीक है, एजीएल की जो संपत्तियां हैं। ठीक, आप दो बातें कह रहे हैं सर, आप दो बातें कह रहे हैं। राकेश सिन्हा ये दो बातें कह रहे हैं सर, जवाब दे दीजिए। मैं जवाब ले रही हूँ सर आपके सवालों का। हरीश रावत जी, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ। दो बातें इन्होंने कही, एक तो आप पंडित नेहरू की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस अखबार को टारगेट कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं आप असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए नेशनल हेराल्ड का मुद्दा आपने उठाया है। देखिए, एक पहले मैं इन दोनों का जवाब देने से पहले उसके एक और प्रश्न उन्होंने उठाया, उसका मैं जवाब देता हूं, क्योंकि ये भ्रम फैलाने वाली बात है। माननीय हरीश रावत जी को मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति मानता हूं, लेकिन दलीय व्यवस्था सुलझे हुए व्यक्ति को उलझा देती है और सत्य कहने से रोकती है। देखिए हरीश जी, मैंने एक एनजीओ बनाया, एनजीओ में मैंने CSR से या किसी भी तरह से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई, तो एनजीओ हुआ। उस सारी प्रॉपर्टी को मैं एक कंपनी बना के अपने नाम पर शेयर होल्डर ले लूँ,
80% शेयर मैं अपने बेटे के नाम पर, अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर ले लूं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है? ये तो सिंपल अर्थशास्त्र है, सामान्य अर्थशास्त्र है। आप सार्वजनिक संपत्ति को के 80% अपने परिवार के नाम पर शेयर होल्डिंग्स ट्रांसफर कर लेते हैं। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है, यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो दुनिया, मैं बात पूरी कर नहीं, एक सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए। मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं बात पूरी कर लेता हूं पहले। यदि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो दुनिया में कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी बात मैं कह दूं, देखिए जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ी हुई बहुत चीजें हैं। यदि जवाहरलाल नेहरू की स्मृति से जुड़ी हुई नेशनल हेराल्ड यदि छपता रहता तो मुझे बहुत खुशी होती। हम नेशनल हेराल्ड पढ़ना चाहते थे। हेराल्ड की यह स्थिति क्यों हुई, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार नहीं हैं। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए, अखबार का दुरुपयोग करते हुए, उसके कर्मचारियों को भूख मरने के लिए छोड़ते हुए आपने बंद कर दिया। बची हुई संपत्ति को एक नई कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर दिया। इतनी असंवेदनशीलता करने वाले लोग कम से कम नेहरू का नाम उससे जोड़कर नेहरू की बची खुची साख को समाप्त ना करें। ठीक है, वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब ले लीजिए हरीश रावत जी। राकेश जी, आप ये बताइए, नेशनल हेराल्ड की वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण कुछ भी रहा हो, दूसरी कोई रहे, मगर उसके कर्मचारी, उसके जो जर्नलिस्ट थे, उनका पेमेंट नहीं हो रहा था, उनकी संपत्तियों के ऊपर लीगल क्लेम डाले जा रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर के 2011 के बीच में उनको जो है 90 करोड़ रुपया अलग अलग किस्तों में अलग अलग समय में पेमेंट किया। अब वो किया तो क्योंकि वो एक शेयर होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर जो है पार्टी नहीं ले सकती थी। 90 करोड़ रुपया कैसे दिखाया जाता? तो उसके लिए यंग इंडियंस के नाम से एक नई कंपनी बनाई गई ताकि कोई दुरुपयोग ना हो, कोई इल मोटिव वाला व्यक्ति जो है उसका दुरुपयोग न कर सके। इसलिए नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी बनाएगी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है सर, अब ये जो टेक्निकलिटी है, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत बहस हुई है सर, सकता है इसीलिए एक सेकंड, अब जो राहुल गांधी ने बड़ी बातें कही है सर, मैं हर मुद्दे को यहाँ पर एड्रेस करना चाहती हूँ हरीश जी, मैं हर मुद्दे को, क्योंकि नेशनल हेराल्ड पर बहुत लंबा डिस्कशन यहाँ पर हो गया और दर्शकों को काफी हद तक इसमें वार पलटवार जो चल रहा है उस पर क्लैरिटी मिल गई होगी। लेकिन जो इनका सवाल था, महंगाई, सर सुनिए, प्लीज सुनिए, हरीश रावत जी ने जो पॉइंट उठाया था, सर आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। राकेश सिन्हा जी, जो इनका एक सवाल था जिसमें इन्होंने कहा, और राहुल गांधी ने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ ड्रीम, इज अ मेमोरी, माफ कीजिएगा, और इसके अलावा अभी हरीश रावत जी ने कहा जो बहुदलीय प्रणाली है आप उसे खत्म करना चाहते हैं, उस पर क्या जवाब है सर आपका? देखिए, लोकतंत्र की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कितनी सशक्त होती है, और लोकतंत्र सशक्त तब होता है जब स्वच्छता राजनीति में आती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, हरीश रावत जी बहुत सुपरिचित व्यक्ति हैं इस उदाहरण से। लैटिन अमेरिका में वामपंथ ने सत्ता हासिल किया। लैटिन में उसको पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पूरे लैटिन अमेरिका की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, चाहे ब्राजील हो या अर्जेंटीना हो। क्यों? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई शासन व्यवस्था, पूरी दलीय व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में गई। और लैटिन अमेरिका की डेमोक्रेसी कहां पर है? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार होता है। वो राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट करता है, दलीय व्यवस्था को भ्रष्ट करता है, पूरे तंत्र को भ्रष्ट करता है। फिर चुनाव के तंत्र से ही लोकतंत्र नहीं है, चुनाव तो एक व्यवस्था है। चुनाव डेमोक्रेसी नहीं है, चुनाव एक मीन्स है। डेमोक्रेसी का एंड है स्वस्थ राजनीति, और यदि स्वस्थ राजनीति एंड नहीं होता तो जयप्रकाश नारायण दलीय व्यवस्था से हटकर 74 में 72 वर्ष की उम्र में सड़कों पे नहीं निकलते। तो हरीश रावत जी जो राहुल गांधी कह रहे हैं दलीय व्यवस्था समाप्त हो रही है। दूसरी बात कि कांग्रेस की पार्टी के भीतर क्या 3 लोगों के अलावा चौथा व्यक्ति नहीं है? आखिर नेहरू जी ने भी डायवर को बनाया था, उसके बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी देवकांत बरुआ को बनाया। उसी कांग्रेस ने देवकांत बरुआ ने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब भी आप जस्टिफाई कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक साझी विरासत जो तिरंगा की है, वो साझी विरासत है, उसमें विरासत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उस विरासत को उन्होंने कहा अपने प्रोफाइल फोटो लगा लो, तो आप कहते हैं कि हम नेहरू जी के तिरंगा हाथ में लेकर प्रोफाइल फोटो बनाएंगे। ठीक है सर, आपका जो पॉइंट है उस पर मैं एक्चुअली टू द पॉइंट डिस्कशन करना चाहती हूं। हम सब जगह जा रहे हैं। नहीं सर, प्लीज, क्योंकि महेश
शो कर रही हूँ दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेकंड, हरीश रावत जी, इन्होंने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा ये सर्वदल, एक सेकंड सर, आपका आरोप था ये बहुदलीय प्रणाली को खत्म कर रहे हैं, इनका आरोप है कि आप लोकतंत्र की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि एक परिवार के आगे तो आपकी पार्टी नहीं सोचती है। मैं राकेश जी से एक बात कहना चाहता हूं, जो इनके साथ आए हैं, और तो छोड़िए बहुदलीय प्रणाली में, अकाली दल इनके साथ आया वो खत्म, पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर में इनके साथ अलायंस में आई, पीडीपी की हालत खराब, जो है इनके साथ शिवसेना आई, शिवसेना का क्या हाल कर दिया, तोड़ ताड़ करके बर्बाद कर दिया, और इनके साथ जेडीयू आई, जेडीयू का क्या हाल हो रहा है उसके अंदर सबको मालूम है। ये जिस पार्टी के साथ आते हैं, छोटी जितनी पार्टियां हैं, अब मायावती जी की पार्टी पर पता नहीं वो आजकल इनकी बात सुन ले रही हैं, पता नहीं उनकी पार्टी का क्या करने जा रहे हैं ये जो है। तो भाजपा जो है छोटी छोटी पार्टियों को, जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं लोगों की, उनको बर्बाद करने में तुले हुए हैं, उनको खत्म करने में तुले हुए हैं। ये इनकी बहुदलीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में यकीन नहीं है, ये एक सर्वमान्य सत्य है। और अब रहा सवाल जो हमारे दोस्त ने कहा, क्या नेहरू की प्रोफाइल तिरंगे को लेकर के लगाना तिरंगा भक्ति नहीं है? अरे तिरंगे का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण वही था जब नेहरू ने जो है मध्य रात्रि में संबोधित करते हुए तिरंगे झंडे को फहराया था और यूनियन जैक नीचे उतरा था। इतिहास का भारत के इससे बड़ा कोई क्षण है? यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उसकी वो लगा दी अपने प्रोफाइल में, और हमने भी तिरंगे की लगाई है। प्रधानमंत्री जी कहें हम लोग उसका आदर न करें, कैसे हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएं और प्रधानमंत्री पद की आड़ में भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने की कोशिश करे, तो उस पर जरा सा संदेह होता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। हम राकेश सिन्हा, इस पर आपका जवाब। 9 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे। ठीक है सर, गांव जा रहे। ठीक, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। ये कुल मिलाकर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, तिरंगे के राजनीतिकरण से जुड़ा इनका पॉइंट है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण, महंगाई और बेरोजगारी के तिरंगा पर मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति किस बात का है कि तिरंगा से एक बात हरीश जी, हरीश जी एक बार उनका पहला जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपको वापस मंच दे दूंगी सर। प्लीज गिव मी 40 सेकंड्स प्लीज। आप वो सवाल पूछ रही हैं, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी और महंगाई पर भी कुछ पूछ लीजिए ना। ठीक है सर, महंगाई और बेरोजगारी पर आपने जितने, सुनिए सर हरीश जी, आपने जितने सवाल पूछे हैं सब सवालों का जवाब मैंने आपको दिलाया है, आप दिल पर हाथ रखकर पूछ लीजिए। अभी कहाँ? हाँ सर, तो अभी अब सर भाषण, अब आप अगला पॉइंट आपका होगा तब आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा सर, उस सवाल का जवाब भी मिलेगा, तो आप इंतजार तो कीजिए सर, थोड़ी सी तो पेशेंस रखिए। राकेश सिन्हा जी, देखिए आपने नेहरू जी के 15 अगस्त के भाषण की याद दिलाई थी और तिरंगा को जोड़ा। अरे मतांगिनी हाजरा जी ने तिरंगा हाथ में लेते हुए शहादत दी। पटना में 7 बच्चे, रामानंद, हरगोविंद, जगतपति, सतीश झा जैसे 7 जो 9वीं या 10वीं क्लास के छात्र थे, सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए WC आर्चर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, 7 गोली खाई लेकिन तिरंगा को नहीं गिरने दिया। बाजी राउत उड़ीसा में 12 साल का बच्चा था, तिरंगे को हाथ में लेकर शहीद हुआ। आष्टी चिमूर में 31 लोग शहीद हुए तिरंगा के लिए। आप किसकी बात करें? इस तिरंगा के पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान की एक महान कहानी है। उस कहानी को व्यक्तियों तक मत सिमटाइए। इसलिए मैंने कहा तिरंगा एक ध्वज ही नहीं है, वह भारत की संप्रभुता का, भारत की विरासत का, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। उस प्रतीक को आप व्यक्ति से जोड़ते हैं। ये कांग्रेस की एक बात देखा दूं, तिरंगा इज नॉट नेहरू, नेहरू इज नॉट तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपील की है, 130 करोड़ जनता की साझी विरासत को साझे प्रयास के द्वारा साझे रूप में रखने का प्रयास किया, उसे कांग्रेस विफल करना चाहती है, जो संभव नहीं है। मैं इससे भी आपकी जो है, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल मुझको एक बात बता दीजिए, ये तिरंगे की याद इधर आपको बहुत आई, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये 50-52 साल तक आपको तिरंगे की याद नहीं आई? कभी ये सवाल आपने अपने बड़ों से नहीं पूछा कि आपको ये तिरंगा जो देश की आजादी दिलाने वाला प्रतीक बन करके जो है, संघर्ष का प्रतीक बना, एक पवित्र ध्वज है हमारा, वो ध्वज लोगों ने उसको फहराने से इनकार कर दिया। आपको पूरा हक है, आप उनके अपनी विरासत के हरीश रावत जी, मैं उत्तर देता हूं, भूलना चाहते हैं, आप खूब
मैं तो कह रहा हूँ दो नहीं, मैं उसका उत्तर दे ही देता हूँ। आज आप बल्कि एक गर्दन के पीछे भी लगाइए, चलिए हम उसका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, वो आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब तो ले लीजिए सर। आप जो कह रहे हैं 52 सालों तक दूरी बनाई रखी तिरंगा से, उसका जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ले लीजिए देश भर में। ठीक ठीक, हरीश जी जवाब ले लीजिए। राकेश सिन्हा जी, आपका जवाब जल्दी से प्लीज। हरीश जी, तो आप तो बचपन में स्वयंसेवक रहे हैं, मुझे मालूम है, और आप इसका इनकार नहीं करेंगे। बाद में आप संघ से अलग हुए, कांग्रेस में गए, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने तो स्वयंसेवक के नाते सुना होगा कि 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के डिमांड को 1929 के दिसंबर के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस सभी शाखा मनाएंगे और ध्वज की पूजन करेंगे। और संघ 1947 से अखंड भारत दिवस मनाता है। आपको तो ध्यान होगा इस बात की, आपके राज्य में संघ की शाखाएं हैं, संघ के साथ रहे, संघ का विरोध भी आप कर रहे हैं। अखंड भारत दिवस क्या है? यह तो भारत माता और तिरंगे झंडे का पूजन है। तो आप यदि हमने 52 साल ही मनाए, तो आज तो आइए साथ में, आप खुश हो जाइए कि चलिए देशद्रोही देशभक्त बन गए। आज आप क्यों इस देशभक्ति से भाग रहे हैं? साझे प्रयास साझी विरासत के खिलाफ आज कांग्रेस खड़ी है और जनता आपको खारिज कर रही है। आप अपने बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के से जुड़े हुए सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तिरंगा के ऊपर यह राजनीति करेंगे, तिरंगा के ऊपर आप डाइसेंट देंगे। बहुत चीजें हैं, आप लड़िए। पूरी बहस जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं राकेश सिन्हा और हरीश रावत के बीच, दरअसल राहुल गांधी ने इस बहस की शुरुआत की। हरीश जी, मैं वापस आपको मंच दे रही हूँ सर, पहले सुनवा देते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा है। आप ही के नेता हैं सर। राहुल गांधी की तरफ से किस तरह सरकार और साथ ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है, सुनिए। How are you enjoying the onset of dictatorship in India? Are you enjoying it? लोकतंत्र की जो मौत हो रही है, उसके बारे में क्या लगता है आपको? क्या महसूस हो रहा है कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लड़ती है, वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। हरीश रावत जी, यहाँ पर सवाल ये राहुल गांधी को लेकर जो उठता है कि राहुल गांधी बात बात में आरएसएस को क्यों ले आते हैं? आरएसएस से उन्हें इतना लगाव क्यों है? मैं एक बात जरा सा स्पष्ट कर दूं, मैं संघ का कभी भी स्वयंसेवक नहीं रहा। हाँ, मैंने संघ की कार्यविधियों को और एक स्वयंसेवक संगठन के रूप में जिस तरीके से वो सामाजिक कार्यों का संचालन करते हैं, उसका मैंने अध्ययन जरूर किया है। मैं कभी भी संघ का सदस्य नहीं रहा। और देखिए, मैं बहुलवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूं, तो मैं एकलवादी दृष्टिकोण वालों के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन मैं इस बहस में इस समय संघ को नहीं घसीटना चाहता। जो सत्ता में लोग हैं, वो उनका दोष है कि आज महंगाई सुरक्षा के मुंह की तरीके से फैल रही है। हर गरीब आज त्रस्त है, हर परिवार आज त्रस्त है, उसके आंसू निकल रहे हैं और बेरोजगारी इतनी है
कि हमारे देश के ऊपर एक बड़ा अनिश्चय का, बच्चों के भविष्य में एक अनिश्चय में, ये तो मोबाइल टेलीफोन को धन्यवाद कहिए, सोशल मीडिया को, ये थोड़े समय के लिए बच्चों का मन बहल जा रहा है। मेरा सवाल आपसे जो था वो राहुल गांधी बात में आरएसएस के कंट्रोल की बात क्यों करते हैं, आरएसएस को क्यों ले आते हैं एक पॉलिटिकल डिबेट में, मेरा सवाल आपसे ये था। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सर मैं वापस आपको मंच दूंगी, एक कमेंट में अनुराग भदौरिया का लेती हूँ, मैं वापस आपको मंच दूंगी। एक सेकंड, आप मुझसे पूछ लीजिए क्यों लाते हैं। इसलिए लाते हैं क्योंकि देखिए आरएसएस ने एक स्वयंसेवी संगठन के बजाय अपने को अर्ध राजनीतिक संगठन में बदल दिया, बल्कि अर्ध क्या, अब तो कंट्रोलर हो गया आरएसएस जो है। इसलिए यदि भाजपा तो फ्रेंचाइजी होल्डर है, उनसे सवाल करके क्या फायदा। इसलिए राहुल जी जो है आरएसएस से पूछ लेते हैं। ये स्थितियां हैं। देखिए जो राजनीति की हकीकत है उसको तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा, राकेश जी को भी, हरीश रावत को भी। ठीक है, जवाब लेंगे राकेश सिन्हा से, लेकिन उससे पहले जल्दी से एक सवाल अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, ब्लैक डे कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके लिए भी, कांग्रेस पार्टी के साथ आप? देखिए देश में महंगाई बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई की मार पड़ी है, बर्बरता की धार चढ़ी है। गरीब कैसे बच्चे पाले, विरोध किया तो जेल में डाले। इनकी हालत हुई, कैसे चलेंगे घर परिवार, कौन बताएगा सरकार। मुश्किल से हैं मिलते आज निवाले, मस्त पड़े हैं जुमले वाले। अब दिक्कत है कि जुमले वाले मस्त पड़े हैं, निवालों की चिंता नहीं है। इनके पास पूछो इनको तो ये इतिहास में ले जाने की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर चीज़ का मार्केटिंग इवेंट करना चाहते हैं। आप मार्केटिंग इवेंट मत कीजिए, जनता की समस्या के समाधान की बात कीजिए। आप गरीब आदमी जो था वो किसी तरह से आटा, रोटी, दावल, चावल, दूध, दही, पनीर खा रहा था, उस पर भी आपने 5% जीएसटी लगा दिया। अब उसको तो कम से कम, और फिर उसके बाद जब इनसे पूछा जाता कहते नहीं जीएसटी काउंसिल में मीटिंग हुई थी, मीटिंग में सारे चीफ मिनिस्टर ने बोला था। तो मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ के, देश के फिनांस मिनिस्टर साहब आप सदन में जाइए, बोलिए विपक्ष वाले सब झूठे हैं, विपक्ष वालों की बात मैं नहीं मानूंगी, मैं हिंदुस्तान के आम जनता की बात करूंगी और जीएसटी वापस लेती हूं। मैं नहीं मानूंगी विपक्ष की बात, विपक्ष कितना भी कहे जीएसटी लगाना है मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के आवाम की बात करूंगी। तो ये आपको अगर जनता की मदद करनी है तो जनता की मदद की बात कीजिए ना। अब जनता की मदद की बात तो करते नहीं है। आप कहते हैं जीएसटी काउंसिल में ऐसा हुआ था, जीएसटी काउंसिल में वैसा हुआ था। मत मानिए आप जीएसटी काउंसिल की बात, बता दीजिए कि हम जनता के हित के लिए नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माहौल बनाती है, जनता की समस्या के समाधान की बात नहीं कर रही है। पूरा हाहाकार है चारों तरफ लोगों की महंगाई से कमर टूट गई है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने में मस्त है, सरकार को पता ही नहीं चल रहा सरकार सोच क्या रही है ये भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, बातें जरूर करती है, गरीबों की बातें जरूर करती है, कहते बातों में तो माहिर है, इसलिए कहते हैं ना कि जुमलेबाजी तो करनी है, बातें जरूर करते हैं बट उनकी समस्या का समाधान नहीं करते। भाई आप समस्या का समाधान करने की बजाय आप और राकेश सिन्हा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ माहौल बनाते हैं, समाधान नहीं देते। देखिए असल में क्या है कि चुनाव एक बड़ा इंडिकेटर होता है। अच्छा। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के पेट से हमने सीटें छीन ली। अच्छा। देश की जनता को इतने बौद्धिकता की गाड़ी में मत रखिए। आप सारी बौद्धिकता का ठेका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने ले लिया। जनता के पास हम गए, जनता ने हमको मैंडेट देके भेजा। अभी करे चाहे बेरोजगारी, मैं बोलूंगा क्योंकि हमको आदत से लिखा है कि आप जीत जाओगे और नहीं, उनके जनता का भरोसा तोड़ दोगे। जनता ने भरोसे से आपको उत्तर प्रदेश में जिताया और आपने महंगाई बढ़ानी शुरू कर दी, और आप बड़े फक्र से कहते हो मैं चुनाव जीत गया इसलिए महंगाई बढ़ाने का राइट मुझे मिल गया है। आप चुनाव जीत गए तो महंगाई बढ़ाने का राइट मिल गया आपको। ये कहां का नियम है भाई? इसके मतलब आप जनता के साथ धोखा दे रहे हो। तभी तो मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी है, मस्त पड़ी है जुमलेबाज। उनको पता ही नहीं है जनता को 2 वक्त का निवाला नहीं मिल रहा है। एक ही बात को बार-बार आप बोलेंगे तो सर क्या नया दर्शकों को मिल रहा है? जवाब ले लीजिए ना। अनुराग भदौरिया जी, सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। आपने उन्हें बोलने भी नहीं दिया, इंटरप्ट करते रहे लगातार। आदित्य जी, जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, तो फिर सवाल ही क्यों पूछना है? जब आपको पता है कि जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल भी मत पूछिए। आप फिर तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको सभी कुछ पता है तो आप ही सर्वज्ञानी है सर। तो जवाब आपको नहीं सुनना सर, तो जनता के लिए तो लेने दीजिए। हमें क्या सुनना सर, जनता के लिए तो लेने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको नहीं सुनना आप मत सुनिए, लेकिन इंटरप्ट मत कीजिए ना। जनता को सुनने दीजिए, जनता को सुनने दीजिए। अच्छा सुनिए, दर्शक सुनो भाई, बीजेपी का जुमला सुनना, महंगाई पे बोलना
जरूरत नहीं है। दर्शक सुन लेंगे उन्हें, आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं, वो आपको सुन रहे हैं। और आप किस तरह से महंगाई को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं, इस तरह से वो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मत कीजिए ऐसे। ऑडियो डाउन कर दीजिए। जो दर्शक इंटरप्ट करेगा एक ही बात को, जो भी गेस्ट इंटरप्ट करेगा एक ही बात को बार बार करेगा, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। हंगामे के लिए डिबेट नहीं कर रही हूँ मैं, शोर मचाने के लिए डिबेट नहीं कर रही हूँ, दर्शकों को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले इसलिए डिबेट कर रही हूँ। अनुराग भदौरिया, राकेश सिन्हा जी जवाब। बोलिए राकेश जी, बोलिए, जनता सुन रही है। देखिए क्या है कि पिछले 2 सालों से 80 करोड़ लोगों तक दुनिया के इतिहास में, जब से आधुनिक दुनिया शुरू हुई है, कोई देश बता दे, अच्छा किसी राष्ट्राध्यक्ष का नाम ले ले, 80 करोड़ लोगों तक, ये हमने कहा कोई एहसान नहीं है, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, ये राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। जो राज्य अपने को वेलफेयर स्टेट कहता है वो सांकेतिक मतलब आप कह रहे हैं वास्तव में ठोस आधार पर 80 करोड़ लोग इनके दायरे में नहीं आते। 49 करोड़ लोगों को, अदिति जी, 49 करोड़ लोगों को, ये आपकी फेलियर है। अब दीजिए मैं इनको बोलने दीजिए, लोगों को आप खाना समय से नहीं दे पा रहे क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आपको खुद इस बात को मान रहे कि 80 करोड़ लोग इस देश के अंदर में ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं है, और आप उनको कहते हैं उनको आटा चावल डाल दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप गरीबी है देश के अंदर में, आपकी सरकार में, मान लीजिए आपकी सरकार नहीं 80 करोड़ लोगों की मदद नहीं कर पा रही, क्यों नहीं मानते आप तो यहाँ 5 आप तो कहते हैं हम आएंगे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल में। कहां चला गया रोजगार? वो 8 साल में तो आपको कितना रोजगार देना चाहिए था, बताइए आप। आज आप कह रहे हैं कि हमें 80 करोड़ लोगों को हमने खाना यहाँ पे खाना मुफ्त में दिया, वो भी आपने जनता के पैसे का। जीएसटी आप लगाते हैं, जीएसटी से आप पैसा वसूल करते हैं, और वही वसूल पैसा आप उनको खाना दे रहे हैं। तो आपने उनको क्या एक्स्ट्रा क्या दिया, अलग से क्या दिया उनके, आप बताइए ना। उन्हीं का जीएसटी का पैसा उन्हीं से आप लेते हो, उन्हीं को आप फ्री में खाना बता रहे हो हम दे रहे हैं, तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को खिला रहे हो, तो रोजगार दे दो उनको। अनुराग भदौरिया, डिबेट का मतलब होता है सवाल पूछना मतलब और उसके बाद जवाब सुनना। सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक डिबेट नहीं होती है सर। अरे वो दबाव ही नहीं, एक तरफा डिबेट नहीं करती मैं। जवाब ही नहीं मिलता। नहीं, कोई बात नहीं, आप खुद ही जज हैं सर। जवाब नहीं, आप अगर शांत हो जाएंगे तो शायद जवाब मिल जाए। ऑडियो डाउन कर दीजिए। सैयद असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका पॉइंट ले लीजिए प्लीज। सैयद असीम वकार। नहीं, राकेश सिन्हा जी बहुत काबिल आदमी है। राकेश सिन्हा जी, आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को महीने में आप राशन बांट रहे हैं। कै साल से बांट रहे हैं? पहले तो ये देखिए, 80 करोड़ लोगों को आप 600 रुपये महीने का राशन दे रहे हैं, मान लिया महीने में एक बार 600 रुपये का राशन 80 करोड़ लोगों को, और 75 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज बिकता है, 135 करोड़ लीटर डीजल रोज बिकता है। 75 करोड़ लीटर डीजल के ऊपर आप 65 रुपए टैक्स वसूल रहे एक्स्ट्रा। 135 करोड़ लीटर डीजल के ऊपर आप 62 रुपए वसूल रहे। तो अब आप अंदाजा लगाइए डेली आप वसूल कितना रहे, और महीने में एक बार आपने एक परिवार को 600 रुपए का राशन दे दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पैसा जा कहां रहा है? ठीक है, जवाब ले लीजिए। राकेश ने पूछ रहे पैसा कहां जा रहा है, बताइए। पानी पे टैक्स, सुन लीजिए मैडम सुन लीजिए। देखिए, बाहर होटल पे टैक्स, चने पे टैक्स, लैया पे टैक्स, मटर पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, मसाले पे टैक्स, सर आप खाने पीने की चीजें भी बोल सकते हैं, दूध पे टैक्स, हाँ, पानी पे टैक्स। एक कमोडिटी गिनाने के बदले आप खाने पीने की चीजें भी बोल सकते हैं सर, रोजमर्रा की चीजें भी बोल सकते हैं। उसी पर जवाब ले रही हूँ ना सर, उसी पर जवाब ले रही हूँ। हम लोग जवाब नहीं चाहते, जवाब तो लीजिए। आपसे सवाल, आप भी टैक्स दे रही हैं, आप भी टैक्स दे रही हैं मैडम। सर मुझे इसके लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं टैक्स दे रही हूँ। इस हिंदुस्तान में करोड़ों लोग टैक्स देते हैं सर। सर्टिफिकेट तो आपको जब नहीं, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। राकेश सिन्हा से जवाब ले लीजिए। जवाब लेना मेरे लिए ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि मैं भी टैक्स देती हूँ ना, मुझे भी जवाब चाहिए। मैं भी टैक्स देती हूँ तो मुझे जवाब चाहिए, सिर्फ सवाल नहीं पूछना है मुझे। राकेश सिन्हा, देखिए क्या है अदिति जी, जिन लोगों को सिर्फ सत्ता में ही रहने की आदत है, सत्ता से बाहर, वो जैसे मछली पानी से बाहर निकल के छटपटाती है और उसे कुछ नहीं सूझता है, वो सिर्फ पानी में जाना चाहती है, वही इन सत्ताधारियों की हालत हो गई है। ये पूर्व सत्ताधारी जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिनके नेता पर एक नल की टोटी चोरी करने का आरोप है,
सरकारी घर से, ये नैतिकता की बात करते हैं? 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, यह उन लोगों से जाकर पूछिए। किसानों के अकाउंट में जो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, और राजीव गांधी के उस कथन को बड़े प्राउड से लोग कहते थे कि 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, 1 रुपये में 1 रुपया पहुंच रहा है। यह व्यवस्था कितनी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप धन्यवाद दीजिए। हमेशा सत्ता की राजनीति नहीं की जाती है, कभी कभी व्यवस्था की भी राजनीति की जाती है। यह व्यवस्था परिवर्तन का नहीं है तो और क्या है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अदिति जी, इस देश में 49 करोड़ लोग ऐसे थे, 49 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ किसान की मेरी बात नहीं करना चाहते। किसान बिल आप लेके आए थे ना, बिना किसान अरे आप मेरी बात बिल लेके आए थे। अदिति जी, मैं इसे डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं। धूप पानी बारिश में बैठा रहा सरकार के अनुराग भदौरिया जी, आपको जवाब सुनना नहीं है। इनको बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आपको अगर सुनना नहीं है तो डिबेट नहीं होगी सर। इनकी आवाज को कम कीजिए। मैं अपनी तो इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी सर। नहीं सर, और आप ये मत कहिए कि इनकी आवाज बंद कीजिए, क्योंकि यही तो ये कहते हैं कि आप इनकी आवाज दबा देते हैं। आप इनकी आवाज नहीं सुनना चाहते हैं राकेश सिन्हा जी। आवाज को म्यूट कर दी जाए। और कोई बात नहीं सर, आपकी आवाज कैसे म्यूट की जाएगी वो बात और है। आप बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसमें दर्शक को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ये डिबेट दर्शकों के लिए है सर। सवालों के जवाब अगर हासिल ना हो तो उस डिबेट के कोई मायने नहीं होते। जी न्यूज पर वैसी डिबेट हम नहीं करते जिसमें सिर्फ हंगामा है। और जिन दर्शकों ने ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है, मैं मंच दूंगी राकेश सिन्हा जी, आप ही को सवालों के जवाब देने हैं। सैयद असीम वकार और अनुराग भदौरिया के सवाल आप ही के लिए है। लेकिन आज ये डिस्कशन, कांग्रेस पार्टी क्यों ब्लैक डे मना रही है, किस तरह से आज पूरे दिन सियासी पारा हाई रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। जो धमकाता है वो डरता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो डरता है वो धमकाता है। 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं। बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया। लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है। डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया, इट इज नथिंग मोर। There are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. Now, हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। एक तरीका चलेगा नहीं चलेगा उसको हम टेस्ट करेंगे, दूसरा तरीका टेस्ट करेंगे, मगर हम रेजिस्टेंस को नहीं छोड़ेंगे। तो आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से एक बार फिर से वो एंग्री मैन का अवतार और एक के बाद एक हमले करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर। राकेश सिन्हा जी, लेकिन इस रिपोर्ट को चलाने से पहले जो सवाल आपकी पार्टी और सरकार से बार बार पूछा जा रहा है वो सवाल है महंगाई को लेकर। वो सवाल है, आप सिर्फ माहौल बनाते हैं लेकिन समाधान नहीं देते हैं। अभी विपक्ष ने 10 दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया महंगाई को लेकर, और जब महंगाई पर विमर्श हो रहा था तो कांग्रेस का बेंच खाली था, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, पूरी विपक्ष खाली थी। इनकी कितनी गंभीरता है लोकतंत्र के प्रति और महंगाई के प्रति, आप जाकर पार्लियामेंट डिबेट का वह वीडियो देखिए कि विपक्ष कहाँ पर था। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी सब पर जवाब दे रही थी, झूठ आरोप, झूठे शुद्ध झूठे आरोप आम आदमी पार्टी ले कांग्रेस तक लगाकर जब चले गए, जब निर्मला सीतारमण जी ने सब तथ्यात्मक बात कही थी, गायब हो गए। 3.40 लाख करोड़ का 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाना उस संकट की स्थिति में, जिन लोगों को अपने 70 वर्ष में गरीबी रेखा के नीचे रखा। हम तो 14 में आए, 14 के मई में आए, 8 साल हुआ है। आप 70 साल तक आपके राजनीतिक गोत्र के लोग शासन कर रहे थे, चाहे कांग्रेस हो कि समाजवादी पार्टी हो, और गरीबी रेखा हमने क्रिएट की। आज गरीबी रेखा से हम बाहर कर रहे लोगों को। जीएसटी कहाँ जाता है? जीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट में होता है।
और आप बात कर रहे हैं 49 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस हम पहुंचा है, ये सामान्य बात है। हम और आप इंश्योरेंस लेके बड़े अस्पताल में इलाज कराते थे। एक गरीब आदमी को आयुष्मान में 5 लाख रुपया मिल रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है, आपको लग रहा है हिंदुस्तान पीछे जा रहा है। आप कहां थे 70 साल से जब इंश्योरेंस लोगों को नहीं मिल रहा था? ठीक है, जवाब ले लीजिए इस पर। गोविंद सिंह है, गोविंद सिंह है कांग्रेस पार्टी से, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी, वो कह रहे हैं कि 70 बरस तक तो आप ही थे, गरीबी रेखा के नीचे किसने लोगों को धकेला? जवाब तो आपको देना है। मैं कहना चाहता हूँ, जवाब देना है, मैं दे रहा हूँ। ये पूछ रहा 70 वर्ष तक कब तक रोते रहोगे? 8 वर्ष से अधिक हो गए मोदी जी को देश की सत्ता पर बैठे हुए, लगातार 70 वर्ष 72 वर्ष। 70 वर्ष में क्या किया जो पूरे देश को पता है, विश्व को पता है। जो हिंदुस्तान में आज़ादी के समय एक सुई तक पैदा नहीं होती थी, आज मिसालें बनना चालू हुई, ये कांग्रेस ने किया। रेल का जाल बिछाया, कांग्रेस ने बिछाया। पूरे देश में इंस्टीट्यूट खोले, नवरत्न कंपनियाँ खोली नेहरू जी ने, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिला। आज हम अनाज में बाहर से आयात करते थे, आज इंदिरा गांधी जी ने हरी क्रांति लाकर पूरे विश्व में आज हम एक्सपोर्ट करने के लिए हम आज तैयार हों, दे रहे हैं, विदेशों को अन्न दे रहे हैं। आज पूरे देश का जो विकास है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की नीतियों के। गरीबों को नीचे को उठाना काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस के बताए हुए चिन्हों पर चलकर अपनी वाहवाही करने में लगी है। कल तक भारतीय जनता पार्टी राकेश सिन्हा जी, आपका जवाब। नेताओं का विरोध करती थी। अब हमारे देखिए मुझे तो बहुत आजादी के आंदोलन मुझे कभी-कभी हास्यास्पद लगता है कि कांग्रेस के लोग कितने आसानी से मैं बता दूं, अब गोविंद जी उत्तर दूं, कांग्रेस के लोग कितनी आसानी से क्या बोल जाते हैं। इस देश में 14 से पहले सड़कों पे चलना और 14 के बाद देश में नेशनल हाईवे पे चलना, आप जिस भी प्रांत में चले जाएं, जिस भी प्रांत के जिस कोने में चले जाएं, नेशनल हाईवे देख लें, जल मार्ग देख लें, पोर्ट देख लें। आज हिंदुस्तान समृद्ध राष्ट्र में सिर्फ दावों से नहीं आया है। हमने पोर्ट से लेके सड़क तक, जल मार्ग से लेके हवाई यात्रा तक, आज हिंदुस्तान की समृद्धि का एक बड़ा मैं प्रमाण दे रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट हमारा ऐसा लगता था कि कोई एलियन है, लुक ईस्ट कहते थे, हमने एक्ट ईस्ट कहा। आज मेघालय जाइए, मिजोरम जाइए, नागालैंड जाइए। आज नागालैंड से एक महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके पहली बार राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी से पहुंची है। आप जाकर मिजोरम चले जाइए। इन राज्यों की विषम परिस्थिति को बदलने का लगातार वो हाथ उठा रहे हैं। परपेचुअल वार, मैं कह दूं, मणिपुर में 160 दिनों का बंद चलता था। आज उस मणिपुर में जाइए, शांति व्यवस्था देखिए। आप भारत का मतलब तो देखिए, भारत का मानचित्र देखिए। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान आज समृद्धि के रास्ते पर है। ठीक है, लेकिन विकास का काम, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम, और आपको इसीलिए बार धन्यवाद देती है इन बातों आपके प्रेडिसेसर्स अपना काम कर रहे होते तो फिर आपकी जरूरत ना होती ना सर। जरूरत इसीलिए तो वो दे वर वोटेड आउट, इसीलिए उन्हें सत्ता से बाहर किया गया। अगर वो अपना काम कर रहे होते तो सत्ता से बाहर नहीं जाते। बहुत सिंपल है। सैयद असीम वकार, देखिए सवाल यह आया कि किसने क्या किया। राकेश सिन्हा जी की पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री ने जितने भी एयरपोर्ट अडानी को दिए हैं, उनमें से एक भी एयरपोर्ट इन्हीं ने नहीं बनाया है, पिछली सरकारों ने बनाया है। जितने भी स्टेशन और ट्रेनें ये प्राइवेटली कर रहे हैं, जितने भी संस्थान बेच रहे हैं, चाहे वो गैस वाले हों, चाहे पेट्रोलियम वाले हों, चाहे कोई भी हो, उनमें से वो सब वही संस्थान बेचे जा रहे हैं जो पिछले इनकी सरकार से पहले वाली सरकार ने बनाया। इन्हीं ने अपने दोस्तों का जो 11 लाख करोड़ रुपया लोन दिया और फिर माफ कर दिया। 11 लाख करोड़ रुपए जो लोन दिया अपने दोस्तों को और माफ कर दिया, वो मोदी जी ने नहीं बनाया। वो जो व्यवस्था थी, जो इतना रुपया था, वो इनसे पहले वाली सरकार ने बना कर रखा था, जिसको लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। मैं पूछ रहा हूं
कि आप ये बता दीजिए कि लखनऊ के एयरपोर्ट, आगरा के एयरपोर्ट, दिल्ली का एयरपोर्ट, बम्बई का एयरपोर्ट, अहमदाबाद का एयरपोर्ट, बेंगलोर का एयरपोर्ट, इनमें से कितने आपने बनाए? आप जो खुद बना रहे हैं आप बेचिए। हाँ, आपने अभी एक बढ़िया बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, ठीक, और इनॉग्रेशन के एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा ढहा गया। 400 गड्ढे हुए, 400, रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई। ये बनाया आपने। आप दुनिया भर में ईडी की जांच कर रहे हैं, क्यों मंत्री जी की जांच आपने नहीं की? क्यों उस इंजीनियर की जांच नहीं की? क्यों आपने उस कंपनी की जांच नहीं की? क्यों उस मटेरियल वाले की जांच नहीं की आपने? 20,000 करोड़ रुपए कम होते हैं। राकेश सिन्हा 5,000 करोड़ रुपए के, सुनिए ले लीजिए ना, 5,000 करोड़ रुपए का इल्जाम लगा के जवाब ले लीजिए सर। आप एक परिवार को परेशान कर रहे हैं। असल में क्या है, नहीं, 5,000 करोड़ का इल्जाम लगा के आप एक परिवार को परेशान कर रहे हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए का घपला हो रहा है, घोटाला हो रहा है, इस पर आप करने के कारण दुखी हैं। इनकी पार्टी ओवैसी जो है, इनकी पार्टी के जो मुखिया हैं ओवैसी, अभी तक 370 अभी तक बाबरी मस्जिद को शहीद बाबरी मस्जिद कर रहे हैं। देखिए इनकी समस्या भारत को बांटने की है, इनकी समस्या महंगाई, इनको महंगाई बेरोजगारी से कुछ लेना होता तो स्वागत करता। आज इनसे पूछिए 370 पर की क्या राय है, इनसे पूछिए। देश की जनता आपसे जानना चाहते है कि 370 पर आपकी क्या राय है। देश की जनता समझना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद पर आपकी क्या राय है। क्या आप बाबरी मस्जिद को सही समझते हैं या समझते हैं कि एक विवादित ढांचा गया और भगवान राम का मंदिर बना? देश की जनता जानना चाहती है 43,000 करोड़ जो राज्य के मार्ग थे उसको नेशनल हाईवे में बता दिए। 43,000 किलोमीटर जो राज्य की सड़कें थी उसको नेशनल हाईवे में हमने कन्वर्ट कर दिया। यह 70 साल में जो आपने नहीं किया, हमने 7 साल में किया है। हम 70 साल का रोना नहीं रोते हैं, हमने 70 साल की अवधि को 7 साल में सिमट दिया है। कोई कल्पना कर सकता है क्या 43,000 किलोमीटर रोड के आज आपने कहा एक परिवार को टारगेट किया जा रहा है, आपको गांधी परिवार की चिंता हो रही है सर? एक सेकंड रुक जाइए सर। राकेश सिन्हा जी, उन्होंने जो सवाल पूछे आपने उनका जवाब नहीं दिया, उनका जवाब दीजिएगा। लेकिन सैयद असीम वकार ने क्योंकि एक परिवार को टारगेट करने की बात कही, तो सर आज तो आपको भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए था। देखिए परिवार को टारगेट, एक सेकंड राकेश सिन्हा जी, सैयद असीम वकार की बात कर रहे हैं। देश का पूरा मीडिया संघ परिवार के साथ खड़ा है, पूरा मीडिया संघ परिवार के साथ। आप मीडिया पर आ गए। जो सवाल आप लोग को पूछना थे वो हम लोग को पूछना पड़ रहा है। अच्छा मैडम, जो सवाल आप लोग को पूछना थे वो मजबूरी में हम लोग को पूछना पड़ रहे हैं, नहीं हम लोग को पूछना पड़ रहे हैं। देखिए मैंने इनसे पूछा, देश के 20,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस वे कैसे एक हफ्ते के अंदर 43,000 करोड़ 20,000 करोड़ का आरोपी, उसके खिलाफ जांच नहीं हो रही तो 5,000 करोड़ का आरोपी जो है उसके खिलाफ भी जांच ना हो। पहले तो आपकी दलील भी फ्लॉड है। एक सेकंड रुक जाइए राकेश सिन्हा जी। और सर मीडिया को कब तक पाठ पढ़ाते रहेंगे सर? आप मीडिया को पाठ पढ़ाना छोड़िए। लोकतंत्र में एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका निभाइए सर। जब तक जो आपकी जिम्मेदारी है ना सर वो काम कीजिए। उसके बाद दूसरों को तो उपदेश देना बहुत आसान है, दूसरों को तो बदलिए ना। पब्लिक के बीच जाते क्यों नहीं आप? पब्लिक के बीच जाते क्यों नहीं? पब्लिक सुनती क्यों नहीं? मुसलमान ही नहीं सुनते। मैडम सब सुनती है, मसला यह है कि जैसे ही हमने सवाल ऐसे ही सुनती है जैसे यूपी में सुना था, हिंदू मुसलमान आ गया। नहीं सर, ऐसे ही सुनती है जैसे यूपी में सुना था सर। भदौरिया ने सवाल पूछा, सुनिए मैडम, सुनिए मैं इसका जवाब दूं? जी दीजिएगा राकेश सिन्हा जी, 30 सेकंड्स दे दीजिए सर। टोटी आ गई, अनुराग इसका जवाब नहीं दे पाए। अगर ये मुझसे पूछा होता टोटी वाली बात तो इतना बड़ा टोटा दिखाता राकेश सिन्हा जी को कि राकेश सिन्हा जिंदगी भर याद रखते कि टोटी और टोटा में फर्क क्या होता है। नहीं सर, दूसरों को ना ये फर्क मत समझाइए, सवालों के जवाब ले लीजिए। जिन सवालों के जवाब के लिए आए ना सर, सवाल आदमी पूछ रहा है, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे। ठीक है सर, ठीक है, आप तो मीडिया से लड़ने आते, कोई बात नहीं। जनता सुनती नहीं है तो आप क्या करते हैं, आके मीडिया को पाठ पढ़ाने लगते हैं। कोई बात नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात आपसे नहीं लड़ रहा हूं राकेश सिन्हा। नहीं सर, कोई बात नहीं, मुझसे लड़ लीजिए, जिससे लड़ना उससे लड़ लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश सिन्हा का जवाब ले लीजिए बस। मैं बहुत जवाब दे कहां रहे हैं जो आप जवाब ले रही है। मैं बहुत विनम्रता से एक बात बताना चाहता हूं, राकेश सिन्हा मैं बहुत विनम्रता से जवाब दे रहा हूं कि ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जवाब देंगे आप बार-बार उनके पास चले। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज जी न्यूज के इस डिस्कशन में
हरीश रावत जी, गोविंद सिंह जी, भदौरिया जी, बकार साहब, 4 लोग सरकार को खुलकर गालियां दे रहे हैं। और मैं सरकार का एक व्यक्ति पक्ष रख रहा हूं और कहते हैं कि मीडिया सरकार के बिक गई। मीडिया सरकार से बिक जाती तो आप 1 होते, हम 3 होते। आप 4 लोग बैठकर एक ही बात को 4 शब्दों में बोल रहे हैं। किसी के पास कोई नई बात नहीं है, किसी के पास कोई बुनियादी प्रश्न नहीं है और कहते हैं मीडिया बिके। कम से कम 4th एस्टेट का अपमान मत कीजिए। भारत की मीडिया को ना अंग्रेजों ने दबा पाया, ना खरीद पाया, ना कांग्रेसियों ने कर पाया, ना आज हम कर पाएंगे, ना दुनिया में कोई कर पाएगी। मीडिया यदि हमें गाली भी देती है, मीडिया हमारी आलोचना भी करती है, तो मीडिया की स्वायत्तता, स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। लोकतंत्र नहीं चल सकता यदि मीडिया को आप इस तरह से करेंगे। हर टीवी चैनल पर आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबसे घटिया और शब्द, अमर्यादित बर्बर शब्दों का प्रयोग करने वाले कहते हैं देश में बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाते पथ निर्देशक हुए हैं, लाज ले जाती जिनकी कृति से धृति उपदेशक हुए हैं, मूर्त दम्भ गढ़ने वाले शील बिना परिभाषा, मरण रक्त मुख से देते जन को जीवन की आशा। ये बकार साहब हैं, भदौरिया जी हैं, ये रावत जी थे, ये गोविंद सिंह जी थे। ये चारों लोग बता दे देश में कि 70 साल में गरीबों को कहां रखा समाजवाद के नाम पर, टोटी चोरी करने के लिए, गरीबों के भ्रष्टाचार का नाटक कर रखा था। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून काम करेगी, चाहे मैं हूं कि आप हों। जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए, जेल जाने के डर से और अपने काले कमाई को बचाने के कारण ये लोकतंत्र का हवा केट कर रहे हैं, मीडिया पर आक्रमण कर रहे हैं। एक आदमी नहीं बचेगा। मोदी जी ने कहा था एक भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। वो उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, पूर्व में होगा, पश्चिम में होगा। पताल के नीचे से भ्रष्टाचारियों को निकालेंगे। तो आप इधर से बात कर रहे हो, आदित्य जी आपको सपोर्ट कर रही है। जनता के धन की चोरी किया, गरीब जनता के गरीब बनाने वाले लोगों को हम बोलेंगे तो आदित्य जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये है देश का असली चेहरा। चिंता मत भारतीय जनता पार्टी का नेता लगातार झूठ बोल रहा है, कानून से ऊपर ना कोई सांसद है, झूठ बोल रहा है, कोई मंत्री है, मुद्दे को भटका रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री जवाब महंगाई पे मांगा जा रहा है, दे नहीं रहा है। और आप आदित्य जी सुन रहे हैं इसकी बात, हम बोलेंगे तो आप सपना शुरू कर देंगे। भदौरिया जी चिंता मत कीजिए। अरे आप चिंता मत करो, देश को बर्बाद करने वाले लोग, जुमलेबाज लोग, ये सब मार्केटिंग वाले लोग समाज को मार्केटिंग में उलझाना चाहते हो। बाहर जा रहे हैं उनको जो लोग ज्यादा करप्शन कर रहे हैं, ये इनको आरोप लगाने दीजिए, मैं आवाज दबा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दर्शक भी इस वक्त चाह रहे होंगे कि जो शोर का मीटर है डाउन हो जाए। अनुराग भदौरिया जी, आपको 2 बातें मुझे कहनी है। एक ही कहिए। नहीं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से कहिएगा। नहीं, आप अपना काम करना सीख लीजिए, दूसरों को पाठ पढ़ाना बंद कर दीजिए। पहली बात, ठीक है, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना वो मैं जनता से एड्रेस करूंगी, जनता को एड्रेस करूंगी और जनता के लिए करूंगी, आपके लिए नहीं करूंगी। नहीं, आपके कहने से नहीं करूंगी सर, आपकी तो जनता नहीं सुनती। आप एक टीवी एंकर को धमका रहे हैं। अरे आप नहीं, आप टीवी एंकर को धमका रहे हैं और लोकतंत्र की दुआई देते हैं। अगर आपके मन की बात ना करें तो टीवी एंकर खराब हो जाते हैं। आपके मन की बात करें तो दमदार और ग्रेट एंकर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। आपकी आइडियोलॉजी के सामने नहीं, आपको जो पसंद सवाल हो तो टीवी एंकर ग्रेट है, लेकिन अगर आपको सवाल चुभ जाए तो वो एंकर्स खराब है। कोई बात नहीं, वो मैं जनता से सर्टिफिकेट ले लूंगी। अगर जनता कहेगी मैं खराब एंकर हूं, मैं वो भी बहुत खुशी ले लूंगी। नहीं, एक बात बता दीजिए मुझे, आपको सच बोलना अच्छा लगता है ना सर? बहुत सच बोलने की आपको शौक है। जरा वो पहले तो एक काम कीजिए, टोटी का सच बता दीजिए। सुनिए मेरी बात, पहले तो जो वैसे तो सैयद असीम वकार बोलना चाह रहे थे आपके सच पर, लेकिन कोई बात नहीं, पहले आप टोटी का सच बता दीजिए जो आरोप राकेश सिन्हा आप पर लगा रहे हैं। अब आप बोलते रहेंगे, अब सवाल नहीं सुनेंगे। सोचिए जरा, ये सिखा रहे थे मीडिया को, ये सिखा रहे हैं मीडिया को, जनता से ये कह रहे हैं कि सुना मत करो, जनता से कह रहे हैं सुना मत करो। ये डिबेट करने आए हैं, ये डिबेट करने आए हैं और ये अदिति त्यागी से डिबेट करने आए हैं, जिसमें इनके पास एक सवाल का जवाब नहीं। कोई बात नहीं सर, आपको जवाब नहीं देना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे आरोपों से मैं डरती नहीं हूँ, आपको ये पता होना चाहिए। ऐसे आरोपों से मैं डरती नहीं। सैयद असीम वकार ये तो अपनी टोटी का सच नहीं बता पा रहे जो राकेश सिन्हा इन पर आरोप लगा रहे। कोई बात नहीं, इन्होंने वक्त जाया कर दिया, दर्शकों ने देख लिया, जनता ने भी देख लिया। आप बता दीजिए सर, आप क्यों नहीं आ गए परिवार के साथ आज सड़क पर? मैडम, हम तो शुरू से बीजेपी के खिलाफ हैं। जब से राजनीति में आए तब से बीजेपी के खिलाफ हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने के लिए किसी परिवार विशेष या दल विशेष के साथ आना जरूरी नहीं है। अरे आप ही कह रहे थे टारगेट किया जा रहा है परिवार को। देश की उस जनता के साथ है, हम देश की उस जनता के साथ है जिसके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, उसी जनता के साथ हम भी खड़े हैं। बस फर्क इतना है
कि 2014 से पहले भी राकेश सिन्हा जी कई बार मेरे साथ डिबेट में रहे, और मैं पुरानी डिबेट्स की अब क्लिपिंग निकालूंगा, वो आर्काइव में होंगी। और राकेश सिन्हा जी ऐसा रोते तो भो भो करके ज़ारो कतार, जब 390 रुपए का सिलेंडर था और जब 60 रुपए का पेट्रोल था, और 45 रुपए का डीजल और 50 रुपए का डीजल था, तो ऐसा लगता था जैसे पूरा का पूरा आसमान फट पड़ा। और आज 100 रुपए के पेट्रोल के ऊपर बता रहे हैं कि जरूरी है। सर आपको पता है ये क्यों हो रहा है ऐसा? राकेश सिन्हा जी आप तो काबिल आदमी हैं। देखिए देश का जो रुपया है उसकी औकात और इज्जत गिर गई, पूरी इज्जत गिर गई। अगर यही कायदे से काम किया गया होता, वित्त मंत्री जी ने काम किया होता और देश की इकोनॉमी संभाली होती, तो जो डॉलर आज 81-82 रुपए में चल रहा है, ये डॉलर होता 40 रुपए में। और आप चाहे कितना टैक्स ले लेते, फिर कितना ही टैक्स ले लेते, जितना ले रहे इतना ही लेते, लेकिन पेट्रोल जो है वो हमारे देश में बिकता 30 रुपए में। लेकिन हुआ क्या कि आपने पूरी की पूरी इकोनॉमी धड़ाम कर दी। ठीक है, डिबेट के बाद चेक कर लीजिएगा डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी कहाँ है। एक तो मैं ये बोलूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा तथ्यों पे ध्यान देती हूँ, तो इस डिबेट के बाद जरूर चेक कर लीजिएगा सैयद असीम वकार की डॉलर आज की तारीख में डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपया कहाँ है। लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं उन पर जवाब राकेश सिन्हा आपको देना होगा, क्योंकि ये आप पर बार बार आरोप लगे हैं, आप पर ये बार बार आरोप लगे हैं जिन चीजों को लेकर, जिन बातों को लेकर, जिस महंगाई को लेकर, जिन पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, जिस गिरते हुए रुपए को लेकर आपको गुस्सा आता था, अब आप उसके लिए जस्टिफिकेशन देते हैं, आपके ओपोनेंट्स कहते हैं। अब सर बोल ले तो दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। आप इतने काम कीजिए, चेक कर लीजिए डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या रेट है, चेक कर लीजिए इतने। राकेश सिन्हा सुन लीजिए, निर्मला सीतारामन जी ने संसद में जवाब दिया था, वकार साहब नहीं सुन पाए, मैं को दोहरा दे रहा हूं। जो रुपये के वॉलेटाइल यूपीए रेजिम में था उससे पहले था, हमने रोका है कोविड के 2 साल के पैंडेमिक के बाद, जब पूरी दुनिया स्थिर रही है। चीन का 4000 बैंक फेल करने के कगार पर है, अमेरिका मंदी के कगार पर है, और भारत में निवेश बढ़ता जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चरम पर है। इसलिए नहीं है कि हम रिसेशन पे जा रहे हैं, इसलिए कि दुनिया के रिसेशन से बचने के लिए निवेश भारत में हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन 1.43 लाख करोड़ हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन कब होता है? जब परचेजिंग पावर बढ़ता है, जब लोग दुकान में खरीदते हैं। और ये दिखाता है 1.43 लाख करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन लगातार 6 वर्षों में, 6 महीने में लगातार हो रहा है। और कहते हैं भारत की स्थिति खराब हो रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। अरे बकार साहब, आपको संकट 370 से है, आपको संकट द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। आप बताइए, हैदराबाद के इंटीग्रेशन के डे को आप ब्लैक डे मनाते हैं 17 सितंबर को, आप 370 को अभी तक हजम करने को तैयार नहीं है। आप बता दीजिए देश को, जाते जाते बता दीजिए जी न्यूज पर कि 370 जो समाप्त हुआ ठीक हुआ देश की एकता के लिए। आप बताने की हिम्मत रखते हैं? आप में इतनी नैतिक ताकत है बोलने की? ठीक है, बताइए देश की जनता को जल्दी से उचित था। ठीक है सर, 20 सेकंड जवाब लीजिए। अरे सुनिए सर, राकेश सिन्हा जी जवाब दे के जाइएगा, भागिएगा नहीं सर। 5 सेकंड आपने जाया कर दिया, आपके पास 10 सेकंड्स हैं। 370 पर आप सरकार के साथ हैं या खिलाफ हैं, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। सीधा जवाब है इसका, हाँ या ना? सुनिए, हमारे देश में, कल मैंने एक चैनल पे बोला कि हमारे देश में एक नागालैंड से NSCN या NSF का प्रवक्ता बुला के बिठाइए। सर आपसे जो सवाल है, सवाल का जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं, तो दर्शकों को समझ में आ रहा है कि आपका स्टैंड क्या है। वो जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या उन आरोपों में सच्चाई है, राष्ट्र को यही करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि 370 का जिक्र हुआ और अभी यहाँ पर राकेश सिन्हा कह रहे थे कि असीम वकार उस फैसले पर साथ है या नहीं, लेकिन हमने देखा आज किस तरह से देश में ब्लैक डे मनाया गया। ये देखिए 5 अगस्त पर ये अजब संयोग आप कह सकते हैं कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती वो ब्लैक डे मना रही क्योंकि 370 हटाया गया था 2019 में। पाकिस्तान तो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता आया है, एक बार फिर से उसके लिए मौका था, वो भी ब्लैक डे मना रहा है। लेकिन संयोग ये था कि आज कांग्रेस पार्टी भी ब्लैक डे मना रही थी, ब्लैक फ्राइडे मना रही थी। क्या कहते हुए ब्लैक फ्राइडे मना रही थी? कि महंगाई से लेकर लोकतंत्र खत्म हो गया, अब तो डेमोक्रेसी मेमोरी में ही है, और साथ ही हिटलर, तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरकार किया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने बार बार यही कहा कि ये जो प्रोटेस्ट है, उसका धरना प्रदर्शन, और आपने हरीश रावत जी को भी सुना, उन्होंने यही कहा कि ये प्रोटेस्ट तो महंगाई के खिलाफ था, ये प्रोटेस्ट तो बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ था। लेकिन ओपोनेंट्स ने कहा
ये प्रोटेस्ट ईडी और सीबीआई के एक्शन को लेकर तो नहीं था।